हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जिनका सितंबर 25 में एग्जाम है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। नंबर 1, एबीसी एनालिसिस। मैं अभी आपको एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा। एबीसी एनालिसिस में मैंने कौन से टॉपिक को क्यों किस वजह से रखा है, ये आपको अभी सुनना चाहिए ताकि आप उस अकॉर्डिंग से अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान करें। नंबर 2, एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग लास्ट 5 डेज का प्लानर क्या होना चाहिए, आखिरी के 5 दिनों में आपको एफआर किस सीक्वेंस में उठाना चाहिए, कितने नंबर ऑफ आवर्स एवरी टॉपिक को देने चाहिए, वो भी बात करूंगा। इंपॉर्टेंट आरटीपी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, और लास्ट मैराथन लेक्चर्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे एबीसी एनालिसिस पे। तो बच्चों, एबीसी एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले ए कैटेगरी में ये वाले टॉपिक्स को कवर किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडेस 1 हर बार पूछा जा रहा है, भले आप में से कई सारे बच्चे इग्नोर करते होंगे। इंडेस 34 हर बार पूछा जाता है, आप में से कई बच्चे इग्नोर करते होंगे। इंडेस 101 मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करते हैं, जबकि अभी तक जो पिछले 3 अटेम्प्ट हुए हैं न्यू स्कीम में, उसमें से दो अटेम्प्ट में 2 बार पूछा गया है। तो इनमें से ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मैंने स्पेसिफिकली डाले हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक जैसे इंडेस 20, 21, 23, 28, 41, ठीक है ना, ये वाले जो टॉपिक अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक आज तक नहीं पूछे गए हैं। आज तक मतलब न्यू स्कीम में 3 अटेम्प्ट में नहीं पूछे गए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैंने इन टॉपिक्स को कैटेगरी ए में रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें से कुछ पूछा जा सकता है इस बार, मेरे को गट फीलिंग आ रही है। ठीक है, अगर आप बात करें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की, तो हर अटेम्प्ट में इंडेस 134 की तरह, हर अटेम्प्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह, बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरह कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी हर अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है रेगुलर बेसिस पर। तो इसीलिए मैंने इसको ए कैटेगरी में रखा है। प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर अभी तक कुछ नहीं पूछा गया। एमसीक्यू में थोड़ा बहुत 2 मार्क का पूछा गया है किसी एक आध एग्जाम में, बट डिस्क्रिप्टिव में अभी तक नहीं पूछा गया। तो मुझे एक थोड़ी गट फीलिंग आ रही है कि ये इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। पिछले 3 अटेम्प्ट से लगातार अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी पर पूछा जा रहा है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी आ सकता है। अब देखो, ये एबीसी एनालिसिस मैंने पिछले पास्ट एग्जाम्स के एनालिसिस के बेसिस पर, प्लस जिस तरीके से इंस्टीट्यूट वेटेज देता है उस बेसिस पर मैंने ये बनाया है। किस्मत अच्छी रही तो ये एबीसी एनालिसिस में से ओवरऑल ए कैटेगरी में से आपका 70 टू 80 मार्क्स तो कवर होना चाहिए। श्योर शॉट मुझे लगता है कि 70 टू 80 मार्क्स इस ए कैटेगरी में से कवर होना चाहिए। अगर मैं बी कैटेगरी वाले टॉपिक्स की बात करूं तो मैंने बी कैटेगरी टॉपिक्स में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को रखा है, जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद शेड्यूल 3। एक आध क्वेश्चन जरूर देख के जाना, मेरे मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, जहां पर गलत बैलेंस शीट और पी&एल वो देते हैं और आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंटली वो 10 मार्क में आ सकता है। इंडेस 108 इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, ओल्ड स्कीम में आता था, मुझे लगता है कि इसके आने के चांसेस हैं। आप बोलोगे सर 102 को मैंने बी कैटेगरी में क्यों रखा है। 102 को मुझे ऐसा लगता है कि अब इंस्टीट्यूट के लिए नए ऑप्शंस हैं, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 30, ये सब हो गए, तो मुझे लगता है कि 102 शायद ना पूछा जाए, फिर भी मैंने उसको 102 को बी कैटेगरी में रखा है। इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन एन इग्नोरेबल टॉपिक, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप जरूर इसमें 2-3 क्वेश्चंस जो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के होते हैं वो जरूर करके जाइएगा। मैंने इसको इसीलिए बी कैटेगरी में रखा है। मेरा अनुमान है कि 20 से 30 मार्क्स इस कैटेगरी में से बनेंगे, और बाकी की कैटेगरी आपकी सी कैटेगरी है। रोड मैप का क्वेश्चन एक आध बार आया है, 113 लास्ट टाइम आया था, 111 लास्ट टाइम आया था। ये 3 टॉपिक मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं पूछे जाते, पर इसीलिए मैंने इसको, या तो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सी कैटेगरी में रखा है। 10 टू 20 मार्क्स का मेरे को इसका एवरेज लग रहा है कि इस कैटेगरी में से आएगा। तो ये एबीसी कैटेगरी का मतलब क्या है? क्या मतलब इसका ये है कि आपको सी कैटेगरी छोड़ के जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एबीसी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रायोरिटी लेवल पर सबसे पहले ये टॉपिक्स कवर करें, उसके बाद आप ये टॉपिक्स कवर करें, उसके बाद आप ये टॉपिक्स कवर करें। जब आपको ये टॉपिक्स कवर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप इनके क्वेश्चंस तो भी देख के जाएं।
सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता कि आप इनको इग्नोर कर सकते हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनमें से कोई भी टॉपिक छोड़ के जाएं, इवन दो भले वो सी कैटेगरी में आ रहा है। मैं आपको बोलूंगा कि सी कैटेगरी में देने का मतलब ये है कि आप इनको ऊपर ऊपर से देख के जा सकते हो, थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, आप इनके सिर्फ क्वेश्चन देख के जा सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देख के जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर टाइम कम मिले तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जरूर देख के जाना, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा रिटेन रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एबीसी एनालिसिस। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरा पीडीएफ का। अब इस पीडीएफ में आपको लास्ट 5 डेज प्लानर भी मैं आपको दे रहा हूं, और ये प्लानर मैंने इसी एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाया है। प्लानर में मैंने मान के रखा है कि आपको 5 डेज निकालने पड़ेंगे एफआर के लिए। एफआर के लिए एग्जाम से जस्ट पहले 5 डेज निकालने पड़ेंगे, और आप एवरेज 12.5 से 13.5 आवर्स की स्टडी इफेक्टिव कर लोगे, जो कि मुझे लगता है आराम से हो जानी चाहिए। बिकॉज पूरे दिन भर में 24 आवर्स में से अगर आप अपनी 7 आवर्स की स्लीप हटा भी देते हो तो भी आपके पास 17 आवर्स बचते हैं, और 17 आवर्स में से आपके लिए 13 आवर्स एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने एवरेज 13 आवर्स का स्टडी टाइम माना है। हर टॉपिक को मैंने कितने नंबर ऑफ आवर्स में करना चाहिए ये मैंने दे रखा है। अगर आप देखोगे तो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पहले दिन दिया है, फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को दूसरे दिन दिया है, फिर तीसरे दिन मैंने 116 दिया है, चौथे दिन मैंने 115 दिया है। मतलब मैंने मेजर बड़े बड़े टॉपिक्स को भी एवरी इंडिविजुअल डे वाइज बांटा है। मतलब किसी भी एक दिन हम कोई बड़ा कोई टॉपिक करेंगे और उसके साथ छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, और वो छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे जो इंस्टीट्यूट मोस्टली पूछता है, जैसे इंडेस 19, 1, शेड्यूल 3, 34, ये सब मैंने ए कैटेगरी में रखे हुए हैं। भले आपको ये मिसलेनियस लग रहे होंगे पर ये ए कैटेगरी में रखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने क्या देखा है कि बच्चा मिसलेनियस टॉपिक को ज्यादा ध्यान नहीं देता है, जबकि मिसलेनियस टॉपिक्स की अगर बात करें, मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडेस 1, शेड्यूल 3, 34, 20, उसके बाद 41, उसके बाद इंडेस ये प्रोफेशनल ड्यूटीज, ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें तो इंडेस 7 की बात करें, इंडेस 108, 8, 10, 101, इनमें से एवरेज 20 से 22 मार्क्स का पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि इनको इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए ये ध्यान में रखते हुए कि हर दिन हमारा थोड़ा थोड़ा कंटेंट छोटे छोटे टॉपिक से भी होता जाए, तो मैंने वो यहां पर दिया है। तो देखेंगे आप, तो मैंने लास्ट में यहां पर इंडियाज 41 डाल दिया डे 2 में, डे 3 में मैंने प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट डाल दिया, डे 4 में मैंने इंडियाज 7 डाल दिया, ठीक है ना, इंडियाज 38 डाल दिया, डे 5 में मैंने बाकी के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स डाल दिए, ठीक है। यहां मैंने कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं, ये आप आराम से अलग से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा मुझे लंबा नहीं करना है, पर आप इन रिमार्क्स को पढ़िएगा कि जैसे मैंने लिखा है कि इंडेस 1 और 34 के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिफर करना, कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस मत करना, मैक्सिमम क्वेश्चंस पर फोकस करना। जैसे मैंने यहां लिखा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के कम से कम 2 बड़े क्वेश्चन राइटिंग में सॉल्व करके रखना, भले वो रफ में सॉल्व करो पर कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। इंडेस 116 में भी ऐसा मैंने लिखा है। फिर ये जो टॉपिक्स हैं डे 5 के, मैंने यहां लिखा है कि भाई जैसे इंडेस 12 है तो इंडेस 12 में कोशिश करना कि डीटीए डीटीएल के जितने भी एग्जांपल्स आप लर्न कर सको कि डीटीए कहां 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 बनता है, डीटीएल कहां कहां बनता है, वो एक बार अपने पास ध्यान रख लेना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिनिमम एक बड़ा क्वेश्चन आप जरूर रेफर करके जाना। बाकी क्वेश्चंस, बाकी टॉपिक्स जो ये डे 5 वाले हैं, इनमें आप एटलीस्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना अगर कंसेप्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। एग्जाम डे में आप अपनी पेंडेंसी कवर कर सकते हो, प्लस आरटीपी 25 सितंबर 25 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको आरटीपी 25 करने का ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ ये क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से ध्यान दे जाना। आरटीपी सितंबर 25 के ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि नंबर 1 आपको मैं एबीसी एनालिसिस दूंगा, नंबर 2 मैं आपको एलडीआर लास्ट 5 डेज प्लानर आपको दूंगा, और मैं आपको इंपॉर्टेंट आरटीपी सितंबर 25 के क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। सितंबर 25 की आरटीपी के अलावा जो पुरानी आरटीपीज है, मई 25, उसके पहले की जनवरी, वो सब नवंबर 24, उन सब की आरटीपीज के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपने मस्ट डू क्वेश्चंस जो 167 मस्ट डू क्वेश्चंस है उसमें ऑलरेडी डाल रखे हैं। अब क्या सर हम लास्ट 5 डेज में सिर्फ ये 167 मस्ट डू क्वेश्चंस देख के जाएं तो चलेगा? यस, दीज आर मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट।
अगर आप ये लास्ट में मेरे दिए हुए 167 क्वेश्चंस की पीडीएफ करके जाते हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पीडीएफ आप यहां से दिए हुए क्यूआर से डाउनलोड कर सकते हो। इस क्यूआर में आपको 167 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन समरी नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट इंडेस के मिल जाएंगे जिससे आपका टाइम सेव होगा, सारे एमसीक्यू केस सिनेरियोस कंपाइलेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगा, और मेरी पूरी कंसेप्ट बुक मैंने जो फ्री करके रखी है तुम सबके लिए वो यहां मिल जाएगा। अगर आपको मैराथन वीडियोस जो मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड प्रीवियस अटेम्प्ट के मैराथन वीडियोस देखने, उसमें आप इस क्यूआर को स्कैन करके देख सकते हो। नाउ बात करते हैं लास्ट मैराथन लेक्चर्स की। अपकमिंग डेज में मैं मैराथन लेक्चर्स लेना चाह रहा हूं, बट आई वांट यू टू सजेस्ट मी कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं डेफिनेटली वो लाइव आके आपको करवाऊं। आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए या फिर क्वेश्चन पे होना चाहिए, मतलब मैराथन लेते वक्त मैं क्वेश्चन पर फोकस करूं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर फोकस करूं, कौन से टॉपिक्स पर फोकस करूं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको मैराथन प्लान करके दूंगा। आने वाले दिनों में मैराथन वीडियोस की जो जानकारी होगी वो आपको मिल जाएगी लाइव में, मैं कौन कौन से टॉपिक्स लूंगा। इन द मीनवाइल मैराथन वीडियोस मेरे पिछले अटेम्प्ट के रिकॉर्डेड हैं, बहुत प्यारे प्यारे रिकॉर्डेड है, उसके लिए आप इसको स्कैन करना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। भगवान इन बच्चों ने अगर लाइक कर दिया तो इनके 5 मार्क मिनिमम एफआर में बढ़ने चाहिए। चलो मिनिमम 5-5 मार्क हर सब्जेक्ट में बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोल दिया भगवान को, अब इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और हाँ कमेंट में मुझे जरूर बता के जाइएगा कि आपको मैराथन के रिगार्डिंग क्या एक्सपेक्टेशन है। एक और चीज कमेंट में आप जरूर लिख के जाना कि दिस टाइम आई विल डेफिनेटली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा और मैं सीए बन के रहूंगा, आई एम 200% श्योर। ठीक है, तो कमेंट में ये जरूर लिखिएगा, डेफिनेटली हम मिलके करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।